जो टॉपिक है क्या आप कि आज का जो टॉपिक है हमारा भाई, पिछले दिन हम लोग देखे थे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगता है। पढ़े थे हम लोग आईबीएल साइन थीटा के बराबर में सीधा थीटा क्या था, तो वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का एंगल। हाँ, अब पंखा ही डिटेक्ट करो, ठीक ना। क्या बोल रहे थे कि जो फोर्स लग रहा था किसी भी धारावाही चालक पर, यदि उसकी लंबाई एल है तो जो फोर्स था वो कितने के बराबर में, आई बी एल साइन थीटा के बराबर में। जहां पर थीटा क्या था, थीटा था वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अधिकतर केसों में थीटा का मान 90 डिग्री ही हम लोगों को मिल रहा है, ठीक ना। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि यदि दो धारावाही चालक हो, दोनों अनंत लंबाई की हो, तो उससे होकर के एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे ये वो बल कितने की होगी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि दो अनंत लंबाई के दो अनंत लंबाई के दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा धारावाही चालक द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल। धारावाही चालक द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल कि दो अनंत लंबाई का धारावाही चालक है और ये दोनों चालक एक दूसरे पर कितने बल लगाएंगे, इस बल का परिमाण आज हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा गया क्या कि यदि आपके पास दो चालक हो और ये दोनों चालक से अगर धारा समान दिशा में बह रही हो, मान लो इससे I1 और इससे I2, तो ऐसा देखा गया क्या कि ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। बात समझ में आ रही है। कब, जब दोनों चालकों से होकर के धारा की दिशा एक समान थी, तो ये देखा गया कि दोनों चालक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी दोनों से धारा की दिशा को बदल दी गई उल्टी दिशा में, अगर एक से मान लो I1 ऐसी जा रही है और I2 नीचे की तरफ आ रही है, मतलब दोनों में अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये देखा गया क्या कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए क्या कि दो चालकों में यदि दो चालकों में धारा की दिशा समान हो, धारा की दिशा यदि समान हो धारा की दिशा समान हो, तो जब धारा की दिशा समान होगी भाई, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपने तरफ जो है सो ये क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ में आ रहा है, आकर्षित करेंगे। और यदि धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो, यदि क्या हो, धारा विपरीत दिशा में हो, यदि धारा किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि धारा विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखना है ये बात कि आकर्षित करेगा ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा ये भी ठीक है, लेकिन कितने बल से करेगा, कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। ये हम दोनों को क्या करना है, ये हम लोगों को निकालना है। और जब हम ये चीजें निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले कि यहां पर हम लोग जो चालक का बात कर रहे हैं वो कितने लंबाई का है, और अनंत लंबाई के चालक के कारण मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया हूं, जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा, μ0/4 2I/r। याद होगा ये बातें, कितना, μ0/4 और 2I/r होता था, आपको बताया था। तो इसी चीज को हम लोग जानते हैं। ये चीज है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितने का होता है भाई साहब? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बी इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई कितना? r। ठीक ना? अगर यहाँ पर हम लोग 2i लिखते थे तो यहाँ केवल i लिखते थे, ठीक ना, 2 से 2 काट के। लेकिन ये लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। कब? जब चालक क्या हो? अनंत लंबाई की हो। मतलब इधर भी कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक, और इधर भी जाए कहां तक? इनफाइनाइट तक। और इस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है I, और यहां से आपको कहे कि r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो हम लोग कितना जानते थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन r। और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है, तो दिशा हम लोग ज्ञात करते थे किस चीज के लिए? दिशा हम लोग ज्ञात करते थे किस चीज के लिए? तो राइट हैंड थंब रूल से। किस चीज से? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते थे? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते थे? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसका दिशा ज्ञात करते थे। ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था? कि अपने राइट हैंड के थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, और इस धारावाही चालक को पकड़िए। अगर पकड़ के मुट्ठी बंद करने के दौरान बाकी आपकी 4 उंगलियां अंदर के तरफ जा रही है, इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है? अंदर के तरफ। और यदि आपकी उंगलियां बाहर के तरफ आ रही है, इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है? बाहर के तरफ। तो देखो भाई, अगर धारा के दिशा में रखेंगे और उंगली बंद करेंगे, तो इस P पॉइंट पर किधर जाएगा उंगली? और इधर से अंदर जाएगा, तो इधर से कहां आएगा? मतलब इधर अंदर के तरफ और इधर बाहर के तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसी चीज को हम लोग अपने डेरिवेशन को अब यहां से शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 चालक बनाते हैं, जिस दोनों चालक का लंबाई कितने का है? जिस दोनों चालक का लंबाई है अनंत लंबाई का। ये दोनों जो चालक है वो कितने का है? एक दूसरे से अनंत लंबाई का ये चालक है। मतलब कि ये भी इधर इन्फिनिटिव तक, और ये भी कहां तक? इन्फिनिटिव तक। और दूसरा भी ये इन्फिनिटिव तक, और ये भी कहां तक? इन्फिनिटिव तक। ये दोनों चालक है कितने के? अनंत लंबाई के। आपको दिया हुआ है ये कि इस दोनों में से जो धारा बह रहा है, एक में से I1 और दूसरे में से कितना? I2। बात समझ में आ रही है? और ये दिया हुआ रहेगा क्या कि इस दोनों चालकों के बीच की जो दूरी है, इस दोनों चालकों के जो बीच की दूरी है, ये दूरी आपको गिवन रहेगा क्या कि इस दोनों चालकों की जो बीच की दूरी है ये है कितनी? मान लीजिए D। बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा क्या कि ये बताओ भाई साहब कि ये चालक इस पर कितना बल लगाएगा और ये चालक इस पर कितना बल लगाएगा। मैं एक केस लेकर के डील कर दे रहा हूं, दूसरा केस भी आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अभी मैं धारा का दिशा दोनों में एक समान लिया हूं, ठीक ना, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे क्या कि माना कि 2 अनंत लंबाई के चालक, 2 अनंत लंबाई के तार, 2 अनंत लंबाई के तार से धारा I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है। धारा I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है, मतलब कि जो 2 अनंत लंबाई का चालक है, इस दोनों से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 और I2। और यदि चालकों के बीच की दूरी, यदि चालकों के बीच की दूरी, यदि चालकों के बीच की दूरी जो है, चालकों के बीच की दूरी D है, तो ध्यान देना D है, तो ये I1 बनाएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा? I1 के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम रख लो क्या? B1। जरा सा ध्यान से देखना कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, धारा जा रही है इधर, तो इधर किसी भी पॉइंट पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ये किधर की तरफ? अंदर की तरफ। मतलब यहां पर एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है किसके द्वारा? तो इस वाले चालक के द्वारा, जिससे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और I1 प्रवाहित हो रही है, इसीलिए इसका नाम रख लो क्या? B1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान देना कि अगर मान लो भाई कि इसके कारण हम लोग बात करें, इधर इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बनेगा, ध्यान देना, तो इसको अगर हम लोग यहां से मुट्ठी में पकड़ेंगे तो इधर से अंदर जाएगा, और इधर से किधर आएगा?
बाहर आएगा। मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसके कारण? दूसरे वाले के कारण। तो दूसरे वाले के कारण, इसीलिए इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या रख लो? V2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि यहां पर हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर जो आरोपित बल होता है, चालक पर जो आरोपित बल होता है, ये आरोपित बल जो है सो कितना होता है? IBL साइन थीटा के बराबर। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर आरोपित बल, किसी चालक पर आरोपित बल जो होता है, किसी चालक पर आरोपित बल, यहां जब भी हम लोग बल का बात करेंगे तो चुंबकीय बल का बात करेंगे, और ये चुंबकीय बल कितना होता है? IBL साइन थीटा के बराबर। कितना होता है चुंबकीय बल? IBL साइन थीटा के बराबर में। ये मैं आपको कल पढ़ाया था। अब आप ध्यान से देखिए कि ये I1 वाला जो चालक है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, और ये I2 वाला जो चालक है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र B1 में है। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं क्या, आप ध्यान से देखिएगा कि इस पर जो बल लगेगा, उस बल का अगर हमको दिशा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड पाल्म रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि इस 4 उंगली को रखना है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, और अंगूठा को रखना है धारा के प्रवाह के दिशा में। तब जो हथेली की दिशा आपको बताएगी वो क्या बताएगी? बल की दिशा। तो देखिए कि अगर यहां हम अपने 4 उंगली को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखें और अंगूठा को करंट के दिशा में रखें, तो बल किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। बल लगेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और बल के इस दिशा को जो है, बल के इस दिशा का नाम हम लोग रख ले रहे हैं, बल के इस दिशा का जो हम लोग नाम रख ले रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं कुछ भी F/2 ड्यू टू 1, F/1। बात समझ में आ रहा है? जरा सा इस पर बल किधर लगेगा ये देखो। तो राइट हैंड लो, राइट हैंड में 4 उंगली रहना है चुंबकीय क्षेत्र के करंट के डायरेक्शन में। बल किधर लगेगा? इस तरफ। यानी कि इस पर जो आरोपित बल होगा, ये बल होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इस बल का हम लोग नाम क्या रख लेते हैं? F12। बात समझ में आ रहा है? F12 और F21 हम 2 बल का बस नाम रखें। तुम्हारा मन, इसको तुम 21 रखो, इसको तुम 12 रखो, लेकिन रखना तो इसके बारे में लिख देना कि यदि हम बात करें किस चीज का? F21। यदि F21 चालक 2 पर चालक 1 के द्वारा आरोपित बल है, चालक 1 के द्वारा आरोपित बल है। क्या है भाई? चालक 2 पर चालक 1 के द्वारा क्या है? आरोपित बल है। अब ध्यान देना कि इस फॉर्मूला में अगर आप देखिए IBL साइन थीटा को ध्यान से देखिएगा, तो करंट पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, और लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहां पर चालक की लंबाई जो है वो कितनी है? अनंत लंबाई है। तो अनंत लंबाई पर अगर हम बल का बात करेंगे तो बल भी अनंत आ जाएगा, निकालना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर जो निकालते हैं वो प्रति इकाई लंबाई में कितना बल लग रहा है ये निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या निकालते हैं? कि प्रति इकाई लंबाई में कितना बल लग रहा है ये हम लोग निकालते हैं। अब ध्यान देना कि यहां पर हम लोग किसी लंबाई L के लिए बात करेंगे कि मान लो कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो ये लंबाई है कितनी? L। तो हम अगर L लंबाई के लिए बात करें, तो L लंबाई के लिए अगर बात करें तो जो आप F21 लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, F21 तो हम लिख रहे हैं किस पर बल? इस वाले पर बल लिख रहे हैं। तो क्या लिखते हैं? IBL साइन थीटा। तो करंट कितनी बह रही है? I2। चुंबकीय क्षेत्र कितने की है? B1। तो भाई साहब करंट बह रही है कितने की? I2 की। चुंबकीय क्षेत्र है कितने की? लंबाई L के लिए बात कर रहे हैं। और साइन थीटा के जगह पर देखो ध्यान से कि चुंबकीय क्षेत्र गई अंदर और धारा गई ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितने का? 90 डिग्री का। मतलब
कि यहाँ पर जो थीटा का मान हम लोगों को रखना है वो कितना रखना है 90 डिग्री, और ये F21 जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा I2B1L। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 का मान लिखना है तो यहाँ पर B1 इसके कारण है, अनंत लंबाई के चालक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हम लोग यहाँ पर B1 लिखेंगे, ये B1 कितना लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई किसका, इसका I1, और दूरी कितनी D, 2I1 बाई कितना D के बराबर में। अब देखिए कि जब B1 का मान यहां पर रखिएगा तो ये जो F21 आपका हो जाएगा I2 के जगह I2, और B1 के जगह पर कितना रखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 बाई कितना D और इंटू कितना L। बात समझ में आ रहा है? अगर L को इस साइड ला लो तो F21 बाई L बराबर जो हो जाएगा, ध्यान से देखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई को मैं पहले लिख रहा हूं 2I1 और ये वाला I2 और नीचे कितना D। बात समझ में आ रहा है? यहां पर जो है, यहां पर चूंकि हम लोग देखे कि B इक्वल टू जो था वो कितना था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई D के बराबर। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स इनफाइनाइट लेंथ के लिए नहीं निकलेंगे, L लेंथ में F21 लगा तो एक लेंथ में कितना लगेगा F21 बाई L। तो जहां पर जो है, तो जहां पर F21 बटा L जो है ये क्या है, प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल, में नहीं लिखेंगे पर आरोपित बल, प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल है। क्या है? प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल है। क्यों निकाले प्रति इकाई लंबाई पर? क्योंकि अनंत लंबाई की चालक है। यदि L का मान हम अनंत रखेंगे तो बल का मान भी क्या आ जाएगा, अनंत का मतलब कुछ डिफाइंड टाइप का तो होता नहीं है, अनडिफाइंड चीज है। तो इसको डिफाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल निकालते हैं, और ये कितना निकल के आता है F21 बाई L इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई D के बराबर में। बात समझ में आई कैसे आई? जो इसी तरीके से देखो कि यदि हम लोग बात करें, यदि F12 का बात करें, यदि F12 बात करें किस चीज का, यदि F12 का, यदि F12 चालक एक पर चालक दो के द्वारा आरोपित बल है, चालक एक पर चालक दो के द्वारा आरोपित बल है। क्या है? चालक एक पर चालक दो के द्वारा आरोपित बल है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग F12 लिखेंगे तो F12 कितना लिखते हैं IBL sin थीटा के बराबर में। F12 लिखना है इस पर, इससे धारा कितनी बह रही है I1, यानी कि I के जगह पर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे I1। ये जो चुंबकीय क्षेत्र में है, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2 के बराबर में, तो B2 के बराबर में है भाई, तो कितना लिखेंगे I1 B2, L लंबाई के लिए L और साइन थीटा के जगह पर ध्यान देना, यहां चुंबकीय क्षेत्र आ रही बाहर की तरफ और धारा जा रही है किधर, कितना थीटा 90 डिग्री। मतलब यहां पर भी जो थीटा का मान रखना है हम लोगों को वो कितना रखना है 90 डिग्री। और फाइनली ये F12 जो हो जाएगा I1 B2 L के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ B2 का वैल्यू निकालना है, तो B2 किसके कारण, I2 के कारण। तो I2 के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ये अनंत लंबाई का तार है, और अनंत लंबाई के तार के कारण आप जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र B2 लिखाएगा ये कितना लिखाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 पहले वाले के, अच्छा ये दूसरे वाले के कारण कितना लिखाएगा 2I2 बाई R के जगह पर कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब इस B का वैल्यू B2 का वैल्यू तुम यहां पर डालोगे, तो B2 का वैल्यू यहां पर डालोगे तो F12 इक्वल टू मिलेगा I1 B2 के जगह पर कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई कितना D इंटू कितना L को फिर से इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना F12 बाई L इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई को पहले लिखिए 2I1 I2 2I1 I2
2i1 i2 और नीचे में कितना d। आप ध्यान से देखिएगा तो F12 और F21 दोनों एक ही जैसा आया है। दोनों क्या आया है? बराबर भी है, विपरीत दिशा में भी लग रहा है। ये भी किसके लिए है भाई? तो प्रति इकाई लंबाई में बल है। ये भी क्या है? प्रति इकाई लंबाई में बल है। प्रति इकाई लंबाई में बल है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों परिमाण में बराबर है। हम ये चीज देख रहे हैं क्या कि F21 जो है ये बराबर है F12 के। किसके बराबर में है? F21 जो है F12 के बराबर में है। और आप ध्यान से देखिए तो F21 और F12 एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी लग रहे हैं। तो अगर दो वस्तुओं पर अलग अलग बल लग रही है, बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि F12 और F21 क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। अब आपको याद होगा अगर रिएक्शन एक्शन निकालना हो तो आपको हम 11th में बताए थे क्या कि एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। कभी सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो ये F12 पहले वाले पे लग रहा है, F21 दूसरे पे लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर भी है, विपरीत दिशा में भी है, परिमाण में भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि F12 और F21 ये दोनों जो है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या कि F12 बराबर F21 है और ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में भी है। और अच्छी बात ये भी है कि अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित हो रही है। किस पे? अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित बल है। ये जो F12 है ये पहले वाले बॉडी पर आरोपित है और जो F21 है ये दूसरे वाले पर आरोपित बल है। इसका मतलब ये हुआ कि F21 तथा F12 जो है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। और क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है भाई साहब, अतः यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम का क्या करती है? पालन करती है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अतः यह क्या करती है? यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करती है। तृतीय गति के नियम का पालन करती है। नियम का पालन करती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि F12 इक्वल टू माइनस F21, जहां पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। बातें समझ में आई कि नहीं? तो यही बल का परिमाण है। तो आपको याद क्या रखना है? सीधे बल लगेगा μ0/4 2i1 i2 बाय, और बल नहीं, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल। क्यों? कि अनंत लंबाई पर बल भी कितना आ जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल निकालेंगे। न्यूटन के गति के नियम का पालन कर रही है। सर ये सब बात समझ में आ गया। बात वो बताइए जहां से आप कहानी शुरू किए थे। कहां से? कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स है, करंट है, तो अट्रैक्ट करेगा। ये बताइए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो रिपेल कैसे करेगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो रिपेल। सेम डायरेक्शन वाला में तो आप दिखा दिए कि भाई साहब अट्रैक्ट कर रहा है, दिख भी रहा है सर। अपोजिट डायरेक्शन वाला में दिखाइए। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला में आप आइए कि यदि धारा एक दूसरे के अपोजिट हो। ध्यान दीजिएगा कि यदि धारा, हाँ पास में आ जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। आप क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, ठीक ना? तो क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो ये इतना कमजोर बल है ना कि अगर टेबल पे तार रखा हुआ है तो घर्षण बल से भी कमजोर बल है। घर्षण बल से भी क्या है? कमजोर बल है। इसीलिए ये एक दूसरे को खींच नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा। अब देखिए ध्यान से कि क्या बोले भाई? बोले क्या कि यदि धारा विपरीत दिशा में रहेगी तो आकर्षित कैसे करेगी? ध्यान देना कि अब की बार मान लो कि दो चालक, एक ये और एक ये, और दोनों में जो है सो धारा बह रही है विपरीत दिशा में। एक में I1 इधर तो दूसरे में I2 इधर। ध्यान देना।
कि पहले वाले के कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या क्रॉस बनेगा, क्या क्रॉस बनेगा कि नहीं, इसके कारण देखो ऐसे किधर गया उंगली अंदर, कैसा बना, क्रॉस बना। अब जब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो देखो तो दूसरे पे कैसे बनेगा, दूसरे पे देखो अंगूठा गया करंट के डायरेक्शन में, इधर से बनेगा क्रॉस, इधर से भी क्या बनेगा क्रॉस, मतलब यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अब दोनों में बन रहा है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सा दोनों पे फोर्स देखते हैं, अब जरा सा दोनों पे फोर्स देखते हैं, तो जब फोर्स देखेंगे दोनों पे तो देखिएगा ध्यान से, इसमें करंट जा रहा है इधर, 4 उंगली गई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, फोर्स किधर लगेगा, इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें F12 का तो F12 लग रहा है इस डायरेक्शन, और यहाँ पे देखिए 4 उंगली के डायरेक्शन में गया ये, और करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, फोर्स किधर लग रहा है, तो ये कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षित बल हो जाएगा। अभी भी देखिए कि ये दोनों विपरीत दिशा में ही है, और अभी भी ये न्यूटन के नियम का पालन करेगी और बल का परिमाण उतना ही होगा। अब देखना कि यहीं से जो है तो क्या किया जाता है, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित किया जाता है, यहीं से क्या किया जाता है, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित किया जाता है। कैसे, ये देखना ध्यान से, कि अगर तुमको कहा जाए क्या कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करिए, तो आप देखिए बल बराबर आप क्या पढ़े हैं, बल बराबर पढ़े हैं कितना, μ0/4 पाई 2I1I2 बाई कितना d। बात समझ में आ रहा है, कब, जब 2 चालक रहे, अनंत लंबाई का रहे, एक से करंट I1 जा रहा है, दूसरे से करंट I2 जा रहा है, और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है, तब। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यदि हम यहां पर क्या करें, यदि हम क्या करें कि I1 बराबर 1 एम्पियर ले लें, देखो ये 1 एम्पियर कोई छोटा करंट नहीं होता, बहुत बड़ा करंट होता है 1 एम्पियर का। अपने घर में जो मैक्सिमम करंट आता है वो 16 एम्पियर, जो बहुत ज्यादा आएगा तो 30 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा 25 एम्पियर, उससे ज्यादा नहीं। तो 25-30 के सामने में एक भी कोई छोटा क्वांटिटी नहीं है। 1 एम्पियर का करंट भी बहुत बड़ा करंट होता है। तुमको बताए थे कि 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में बह रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज फ्लो कर जाता है ना। तो ये छोटा करंट नहीं है, बहुत बड़ा करंट है। I2 बराबर भी हम लोग कितना लिख लेते हैं, 1 एम्पियर, और दोनों के बीच की दूरी d बराबर मान लेते हैं कितना, 1 मीटर। तो ध्यान देना कि तब जो F बराबर आएगा वो कितना आएगा, μ0/4 पाई 2I1 के जगह भी 1, I2 के जगह भी 1, और d के जगह भी कितना 1। ये μ0/4 पाई का वैल्यू तुमको पता है कितना आ जाएगा, 2 का पावर -7 न्यूटन। 2 गुने 10 का पावर कितना, -7 न्यूटन। देखो 10 का पावर -7, कितना छोटा सा क्वांटिटी है ना, बहुत छोटा सा क्वांटिटी है। तो बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, इसका मतलब ये बल का मान क्या है, बहुत छोटा है। इतना छोटा कि यदि टेबल पे हम 2 तार को रख दिए तो ये फ्रिक्शन से भी बहुत छोटा है। तो फ्रिक्शन को तोड़ेगा जब तो चिपकेगा। अगर तार हम यहां से बांध के टांग दिए हैं तो ये टेंशन तो इसमें लग रहा है ना, और टेंशन से भी ये क्या है, बहुत छोटा फोर्स है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स के कारण 2 तार एक दूसरे को कभी चिपकता नहीं है। अब तुम देखे हुए होगे क्या कि अगर हमारे यहाँ पोल पे तार जाती है तो हमारे घर वाले पोल के तार जो 3-4 तार रहते हैं वो आसपास में रहते हैं, लेकिन अगर 11,000 वोल्ट वाला रहता है वो थोड़ा ज्यादा दूर, 33,000 वाला रहता है टावर के जैसे बहुत ज्यादा दूर। क्यों कि करंट का मान जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना, इसीलिए दूर दूर रखा जाता है, क्या कि कहीं हैवी करंट के कारण एक दूसरे से चिपक नहीं जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखिएगा जितना हाई वोल्टेज वाला तार रहेगा, जितना हाई करंट वाला तार रहेगा, उसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस उतना ही ज्यादा बनाया जाता है। इसीलिए क्यों कि करंट बढ़ने से ये फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स अगर बढ़ेगा तो कहीं एक दूसरे से चिपक नहीं जाए। तो अगर आपको कहे कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, क्या कहेगा कि 1 एम्पियर को क्या करें, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे भाई, 1 एम्पियर को परिभाषित करें तो कहेंगे क्या, हम लोग सीधे सीधे कहेंगे क्या, हम लोग सीधे सीधे कहेंगे क्या कि यदि 2 अनंत लंबाई के चालक, यदि 2 अनंत लंबाई के चालक, 2 अनंत लंबाई के चालक से धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही हो,
या ऐसे लिखेंगे क्या कि यदि दो अनंत लंबाई के चालक के बीच की दूरी, दो अनंत लंबाई के चालक के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, एवं एवं उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, एवं उनके बीच आरोपित, एवं उनके बीच आरोपित, सीधे लिखते हैं क्या, चुंबकीय बल, एवं उनके बीच आरोपित चुंबकीय बल जो है, एवं उनके बीच आरोपित चुंबकीय बल का परिमाण, चुंबकीय बल का परिमाण कितना हो जाए, चुंबकीय बल का परिमाण हो जाए यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्या बोले कि यदि 1 मीटर का डिस्टेंस रखें और बल कितना लगे, इतना, इसका मतलब दोनों से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। तो क्या बोलेंगे कि यदि दो अनंत लंबाई के चालक के बीच की दूरी 1 मीटर हो और इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल हो कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रवाहित धारा का मान जो होगा, तो प्रवाहित धारा का मान जो कहलाएगा, वो प्रवाहित धारा का मान क्या कहलाएगा, प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। प्रवाहित धारा का मान कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। क्या बोले हम पहले कि यदि भाई I1 का मान 1 डाल दें, I2 का मान 1 डाल दें, तो दोनों कितना बल से खींचेगा, कितने बल से खींचेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहे, 1 मीटर। तो यदि दो तार के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का है और दोनों इतने बल से खींच रहा है, इसका मतलब प्रवाहित धारा कितना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। तो यहां से आप 1 एम्पियर को प्रवाहित कर भी सकते हैं। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग 1 एम्पियर को प्रवाहित कराए थे, क्या कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तब वो आवेश और समय के टर्म में था, क्या लिखते थे, I = Q/T। यदि Q भी हो जाए 1 कूलम और टाइम भी हो जाए कितना, 1 सेकंड, तो यदि 1 सेकंड में 1 कूलम का धारा प्रवाहित हो, ध्यान देना 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, 6.25 इंटू 10⁻25 या 12 इलेक्ट्रॉन के आसपास आता था, निकालते थे। तो उतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से 1 एम्पियर का धारा, मतलब बड़ा धारा है ये। और यहाँ पे क्या कि यदि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है तो फोर्स कितना लगेगा, इसका उल्टा क्या कि यदि फोर्स इतना लग रहा है, इसका मतलब करंट कितना होगा। तो ये एक दूसरा परिभाषा हो जाएगा किस चीज का, 1 एम्पियर का दूसरा परिभाषा किसके टर्म में, चुंबकीय बल के टर्म में। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कैसा, ध्यान दीजिएगा, आपको दे देगा कि कहीं भी 2-3 चालक दे देगा, क्या करेगा, 2-3 चालक दे देगा, 2-3 चालक दे देगा। मान लीजिए क्या कि ऐसे चालक दे दिया अपने पास, एक चालक दे दिया ऐसे अनंत लंबाई का, एक ऐसे और एक ऐसे। कह रहा है कि इस दोनों के बीच की दूरी मान लो 1 मीटर, यहां भी कितनी, 1 मीटर। कह रहा है क्या कि इससे ऐसे धारा बह रही 3 एम्पियर की, इससे ऐसे धारा बह रही, इससे ऐसे धारा बह रही कितने की, मान लो 2 एम्पियर की, और इससे ऐसे धारा बह रही है कितने की, 1 एम्पियर की। ये तीनों चालक अनंत लंबाई की है। इसका नाम भी रख लिया कुछ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो कहेगा क्या, कहेगा क्या कि चालक बी पर कुल बल का परिमाण निकालो, चालक बी पर कुल बल का परिमाण निकालो कि कितना होगा, चालक बी पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो कितना होगा। अब ध्यान देना कि चालक बी पर 2 बल लगेगा, एक तो ए लगाएगा और एक कौन लगाएगा, सी। तो अब ये ए कैसा बल लगाएगा, तो ध्यान देना कि पहले ए चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाएगा, इधर ये देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाएगा, ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाएगा, ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। मैं सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कि मैं सवाल में छेड़छाड़ आपके साथ ना करूं, ठीक ना। चलिए ये सवाल हो गया, आप लोग समझ जाना। इधर आ जा सवाल भाई, ठीक है, इधर है क्वेश्चन, ठीक ना। इधर मैं छेड़छाड़ करता हूं, ध्यान देना कि अब चुंबकीय क्षेत्र जो यहां पर बनाएगा ये कैसा बनाएगा, देखो धारा जा रही है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ध्यान देना, गई अंदर, ये आई नीचे, फोर्स किधर लगेगा, मतलब ए के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा FA, वो लगेगा इस साइड में। बात समझ में आ रही है, कितना लगेगा, तो μ0/4πI1I2/R। अच्छा, दूसरे के कारण देखो, ये धारा जा रही है ऐसे,
यहां से अंदर जाएगी, इधर से कहां आएगी, मतलब यहां पर ये कैसा बनाएगा, डॉट बनाएगा। और जब डॉट बनाएगा तो ध्यान से देखना, ये आया मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, धारा गया किधर, ऊपर के नीचे, धारा आया नीचे, ठीक ना। फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एफ ड्यू टू सी जो लग रहा है, एफ सी, ये किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए कि जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ ए आप निकाल लीजिएगा, कितना होगा एफ ए हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 I2, 1 एम्पियर I1, इसमें कितना 3 और इसमें कितना, तो 3 गुने 2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, यानी कि ये हो गया 6 गुने 10 का पावर -7 न्यूटन। हो गया कि नहीं, क्या छूट गया, अच्छा 2I1 I2 था, इसमें 1 और 2 कर दो तो यहां कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये FC कितना निकलेगा, ये देखो, तो ये भी कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 के जगह 2, I1 के जगह 1 और I2 के जगह कितना 2 और नीचे कितना 1, ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। अब पूछे कि एफ नेट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट बड़े वाले में से छोटे वाले को एफ ए माइनस एफ सी कर देंगे, 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुने 10 का पावर -7 न्यूटन। डायरेक्शन पूछे किधर, तो सी के तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक ना। एक सवाल मैं दे देता हूं ऐसे, एक वायर है नाम है ए, एक वायर है नाम है बी, एक वायर है नाम है सी। इससे करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, इससे करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, इससे करंट जा रहा है 6 एम्पियर का। इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर का और इसके बीच का डिस्टेंस है 7 मीटर का, ठीक है। 7 मीटर मत लिखो, इसके बीच का डिस्टेंस लिख लो कितने का, 10 मीटर का, ठीक ना। तो तुमको निकालना है क्या, एफ ऑन बी बराबर कितना होगा, मतलब बी पर कुल बल का परिमाण कितना निकलेगा। घर पे जाके बनाइएगा डायरेक्शन उरेक्शन मान के। इस प्रकार से ये टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, केवल F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई कितना D। बात समझ में आया। यदि धारा एक दिशा में आकर्षण, यदि विपरीत दिशा में, तो अब देखो ज्यादा सोचना भी नहीं है, धारा एक दिशा में आकर्षण मतलब इस पे बल किधर लगेगा, धारा विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकर्षण, इस पे बल किधर लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस दोनों में देखे धारा किधर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये किधर खींचेगा, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसको किधर धक्का देगा। इस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब हर बार मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सवाल आप लोग घर से बना के लाइएगा। आज के लिए इतना काफी है। अब 2-3 टॉपिक ही इसमें बच रहा है, ठीक ना, 2-3 टॉपिक ही बच रहा है। एक चीज तुम लोग याद कर लो, जैसे हमेशा रटवाएं क्या, कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कह दे कि कोई क्लोज लूप दे दे, ध्यान देना, कोई क्लोज लूप दे दे और इस क्लोज लूप से कहे कि धारा बह रही है आई, तो इस पे पूछे कि बल कितना हो, तो सीधे कहना कि एफ नेट कितना हो जाएगा 0। कहोगे क्यों, कहोगे क्यों हो जाएगा एफ नेट 0। तो देखो क्लोज लूप रहेगा, ध्यान देना, अगर इस पर देखो बल किधर लगेगा, बल लगेगा नीचे, इस पे उतना ही बल लगेगा किधर, इस पे बाहर बल लगेगा ऐसे, तो इस पे बल लगेगा कैसे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रहे, बंद लूप रहे, धारा बह रही हो, बल कितना लगेगा 0। कल आपको बताएंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बल 0 होता है, नेट फोर्स 0, लेकिन टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, तो कितने का टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप, ये लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। बहुत सारी केसेस होंगी, अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। पढ़ के आइएगा आज तक का लेक्चर, तो आपको बाकी चीज भी समझ में आएगा। अब हार्डली ये